हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे नोटिफिकेशन है जी। यूपी पीएससी असिस्टेंट टीचर ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी 2025 एग्जामिनेशन का। इसके जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। कुछ समय से क्वेरीज आ रही थी, बहुत चर्चा में था कि सर एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आने वाला है, आप उसके बारे में कोर्स कब लेकर आएंगे, आप उसकी तैयारी कब से करवाएंगे, कैसे इस एग्जामिनेशन के का पैटर्न रहने वाला है, सिलेबस रहने वाला है। तो बहुत सारी चीजें थी जो दिमाग में चल रही थी और काफी सारी चीजें आज क्लियर हो जाएंगी। और काफी सारी चीजें ऐसी भी हैं नोटिफिकेशन में जो शायद आपको चौंका दे। आपने सोचा नहीं होगा कि एग्जामिनेशन ऐसा होगा। बट प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपका जो एग्जामिनेशन का सिस्टम है उसमें भी भारी भरकम बदलाव देखने को मिल रहा है। नॉर्मल तैयारी से अब ये पेपर नहीं निकलने वाला। अगर आप हरियाणा एचपीएससी का पेपर दे के आ चुके हैं, पीजीटी का, आपने वहां का पैटर्न देखा है, तो जनाब वैसा ही पैटर्न आपको यहाँ पे भी देखने को मिलने वाला है। तो सारी पोल अभी नहीं खोलता, एक बार ये नोटिफिकेशन को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस तो प्यारे दोस्तों स्टार्ट हो ही चुका है। और आपको जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और बीच बीच में आप देखेंगे कि आपको जिक्र मिलेगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का और मेन और रिटर्न एग्जामिनेशन का। तो यहाँ पे आपके दिमाग में घंटी बजेगी कि सर ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्या है, मेन रिटर्न एग्जामिनेशन क्या है। तो ये एग्जामिनेशन आपका अलग अलग फेजेस में कंडक्ट होने वाला है। पहले आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा। जो प्रीलिम्स के पेपर को पास करेगा उसे बुलाया जाएगा मेंस के पेपर में। तो प्री का एग्जामिनेशन होगा, प्री को पास करने के बाद आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा। और आपको यह भी देखने को मिलेगा कि जो प्री का एग्जामिनेशन है इसकी कोई अहमियत नहीं है बाद में सिलेक्शन में, क्योंकि ये सिर्फ आपको पास करना है, इसके नंबर आगे नहीं जुड़ने वाले, इसके नंबर मैटर ही नहीं करेंगे। तो ऐसी ऐसी बातें इस नोटिफिकेशन में लिखी हुई हैं। तो ये पैटर्न ही है जो मेनली आपको यहाँ पे थोड़ा सा नया देखने को मिलेगा। बाकी वैकेंसीज की डिटेल आपको आगे मिल जाएगी, वो मैं आपको दिखा दूंगा। पे स्केल आपका अच्छा खासा है। एंड यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखने को मिल रहा है कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। तो हम सीधा कॉमर्स पे आ जाते हैं। तो कॉमर्स का जो क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हैं कि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री कॉमर्स की होनी चाहिए, यानी कि बीकॉम आपने किया हो। एंड साथ ही साथ आपकी बीएड भी होनी चाहिए। अब काफी सारे लोग ये पूछते हैं कि सर क्राइटेरिया कब पूरा होना चाहिए, कौन सी डेट को पूरा होना चाहिए, क्या एग्जामिनेशन तक ये चीजें पूरी कर लें? नहीं जी, लिखा हुआ है कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन है इट शुड बी अप टू द लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस की लास्ट डेट है ना, वहां तक आपके पास ये जो डिग्री है ना वो होनी चाहिए, वहां तक आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये पूरी हो जानी चाहिए। तभी आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। इसके साथ साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एज लिमिट की जानकारी भी मिल जाएगी कि 21 से 40 साल की एज लिमिट है और कुछ कैटेगरीज को रिलैक्सेशन भी है। एंड साथ ही साथ ये भी बताया गया कि प्रिलिमिनरी के लिए अलग से एप्लीकेशन जाएगा, मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ थोड़ा सा पैटर्न की जानकारी भी मिल रही है। प्रिलिमिनरी जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। एमसीक्यू वाला पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसके अंदर। ऐसी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? 1/3, 0.33 ये आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। जितने उस क्वेश्चन को मार्क्स अलॉटेड है उसका 1/3 उसकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली है। इसके अलावा यह भी बताया गया कि मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड भी रहेगा। अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो कम से कम 35% नंबर आने चाहिए, तभी अगली स्टेज पे पहुंचोगे, तभी मेरिट लिस्ट में आओगे। और अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो कम से कम 40% नंबर आने चाहिए, तो ही आप मेरिट लिस्ट में पहुंचोगे। तो ऐसी बात भी यहाँ पे आपको बता रखी है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे आप आगे बढ़ते हैं तो और बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। बट जो मतलब की बात है हमारे जो मतलब की बात है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, जो कि हमारा एग्जामिनेशन का पैटर्न रहने वाला है। परीक्षा आपकी दो चरणों में होने वाली है। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात यहाँ पे हो रही है जी। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो कहा गया इस एग्जामिनेशन में आपका किस तरीके से पैटर्न रहने वाला है। एक प्रश्न पत्र होगा, एक पेपर होगा।
इस पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपके सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज के 30 क्वेश्चंस होंगे और आपके सब्जेक्ट के 130 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 150 में से 30 जनरल होंगे और 120 आपके कॉमर्स के होंगे। टोटल अंक जो है इसके यहाँ पे 300 रखे गए, यानी कि एक प्रश्न 2 अंक का होने वाला है और आपको 2 घंटे यहाँ पे मिलने वाले हैं, 2 घंटे मिलने वाले हैं इस परीक्षा को पूरा करने के लिए। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जो भी इस परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे वही यहाँ पे हमारी जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए एलिजिबल होंगे, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पहले तो आपको ये प्रिलिमिनरी वाला पेपर निकालना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। तो अगर आप एचपीएससी का पैटर्न देख चुके हैं या आपने सिविल सर्विसेज एग्जाम का पैटर्न देखा है तो आपको ये कुछ कुछ वैसा ही लगने वाला है। चलिए, तो आप देखिए द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा, वैकल्पिक और मुख्य विषय की ये आपकी परीक्षा होने वाली है, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है उसी की परीक्षा ये होने वाली है। इसमें आपका कोई जनरल नहीं है, कोई जनरल पेपर नहीं है। परंपरागत रूप से जो आपका कन्वेंशनल ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन स्टाइल रहता है उसमें ये पेपर कंडक्ट होने वाला है। एक पेपर होगा यहाँ पर, इसमें आपके प्रश्न रहेंगे 20 और यहाँ पे 10 प्रश्न और 10 प्रश्न के 2 खंड बनाए जाएंगे, एक ए होगा एक बी होगा। ए पार्ट के अंदर जो 10 क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पे 80 मार्क्स के होंगे और बी के अंदर 120 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे। जो 80 वाले होंगे वो छोटे आंसर्स होंगे, 125 की वर्ड लिमिट होगी, और जो 120 वाले होंगे वो यहाँ पे बड़े आंसर्स होंगे, उनकी जो वर्ड लिमिट है वो यहाँ पे 200 वर्ड्स की रखी जाएगी और टोटल 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। तो जनाब 3 घंटे में आपको ये पेपर देना है 200 नंबर का। शायद आपने यूनिवर्सिटी लेवल पे 3 घंटे में 200 नंबर का पेपर नहीं दिया होगा, बट ये एग्जामिनेशन में आपको ये भी देना पड़ेगा, ये भी चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो ये आपका जो पैटर्न है प्यारे दोस्तों, बहुत ही निराला पैटर्न है, हट के पैटर्न है, और अब हर किसी के लिए आसान नहीं होगा इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना। तो केवल अगर आपने अपने ऑब्जेक्टिव पेपर पे कमांड बना रखी है, केवल आपने फैक्ट्स वगैरह को याद किया हुआ है बट लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, तो फाइनली इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना आपके लिए मुश्किल होगा। अब सवाल उठता है, सर हम मेहनत करना चाहते हैं, हम पढ़ाई करना चाहते हैं, इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्या वैकेंसीज हैं, क्या इसमें जोर लगाया जाए या ना लगाया जाए, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। वैकेंसीज की जानकारी मैं आपको दे देता हूं। देखो, नंबर कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है बट नंबर कोई बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं है। जो वैकेंसीज की मैं अगर आपसे बात करूं, सिलेबस पे आ जाते हैं, पहले वैकेंसीज की जानकारी भी आपको दे देते हैं। देखो, वैकेंसीज को अलग अलग पार्ट में बांटा यहाँ पे गया हुआ है जी। तो आप देखें, अगर टीजीटी मेल ब्रांच की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कॉमर्स में हमारे पास जो वैकेंसीज है वो 35 है, और अगर यहाँ पे ये फिजिकली हैंडीकैप्ड में भी एक वैकेंसी है। फीमेल ब्रांच की बात करते हैं तो फीमेल ब्रांच में जो आपकी कॉमर्स की वैकेंसीज है वो टोटल 23 है। तो यहाँ पे अब आपको डिसाइड करना है, मेरे हिसाब से इट इज वर्थ ट्राइंग। अगर आप स्पेशली यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए अपीयर कर चुके हो तो इसके लिए एलिजिबल हो, तो मेरे ख्याल से तो इट्स वर्थ दी एफर्ट, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें आपको काफी ओवरलैप भी देखने को मिलेगा, काफी सारी चीजें कॉमन भी हैं। और सिलेबस की और भी मैं ले जाता हूँ आपको। देखो, सिलेबस में आपका जनरल स्टडीज है, जनरल स्टडीज है, उसमें आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ये चीजें आपके प्रिलिमिनरी में आपसे पूछी जाएंगी। और अगर मैं कॉमर्स की बात करता हूँ, देखो कॉमर्स पे आते हैं, उसका सिलेबस देखते हैं थोड़ा अच्छे से। तो ये है जी आपका कॉमर्स का सिलेबस। तो कॉमर्स के सिलेबस में अकाउंटेंसी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, मनी एंड बैंकिंग है जो कि बेसिकली इकोनॉमिक्स जैसा ही हो गया, स्टेटिस्टिक्स है, ऑडिटिंग है, तो ये चीजें इंक्लूड करी गई हैं। और फिर दोबारा से अकाउंटेंसी लिख दिया, दोबारा से आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट आ गया, दोबारा से बिजनेस इकोनॉमिक्स आ गया, दोबारा से मनी एंड बैंकिंग आ गया। पता नहीं दोबारा से क्यों क्यों डाला इन्होंने, मुझे लगता है कि सिलेबस 2 आ गए होंगे और उन्होंने दोनों डाल दिए, ऐसा कुछ शायद हुआ हो। एग्जैक्टली नहीं कह सकते क्यों ऐसा इन्होंने किया, एक ही बार लिखना चाहिए था अकाउंटेंसी को। फिर भी जो आपका सिलेबस है आप उसमें देख सकते हैं मोटा मोटी ये टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है। अकाउंट्स के अंदर हम बात करें तो बेसिक अकाउंटिंग जो है वो आपको अच्छे से कवर अप करनी पड़ेगी। देखो, शुरुआत में तो जो बेसिक अकाउंट्स है ये वो वाली अकाउंट्स है जो आप क्लास 11th 12th में पढ़ा करते थे, वो वाली अकाउंट्स के ऊपर आपकी अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ हटके टॉपिक्स भी हैं, रॉयल्टी, हायर परचेज, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे।
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट बेसिकली आपका बिजनेस स्टडीज है जो 11th-12th में आप पढ़ा करते थे। उस पर भी अच्छी खासी कमांड आपकी यहाँ पे चाहिए होगी, क्योंकि उस पर भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। ये दिखने में छोटा लगता है बट होता बहुत बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। इसके अंदर आपका देखो, जैसे इन्होंने लिख दिया स्टाफिंग। अब स्टाफिंग कहने को तो एक वर्ड है, बट इसका दायरे में क्या आता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाता है इसके दायरे में। इसका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे मार्केटिंग लिख दिया। यार मार्केटिंग तो लिख दिया आपने, पर मार्केटिंग का दायरा कितना बड़ा, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो देखने में शायद छोटा लग रहा हो, बट जब आप पढ़ने बैठेंगे तो इतना इजी नहीं रहेगा, आपको चीजों को अच्छे से कवर अप करना होगा। एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स भी है यहाँ पे आपका, जिसमें आपका जो डिमांड है, यूटिलिटी है, इलास्टिसिटी है, आपकी मार्केट फॉर्म्स हैं, और इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी पढ़ना है आपको। मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी टॉपिक्स हैं, पॉपुलेशन थ्योरीज के बारे में, ट्रेड साइकिल्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। मनी एंड बैंकिंग को भी अच्छे से कवर अप करना पड़ेगा, बैंक्स की जानकारी भी पूरी होनी चाहिए, और मनी को लेकर भी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स रहते हैं, पॉइंट्स रहते हैं, वो भी चाहिए आपको। स्टेटिस्टिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें मीन, मीडियन, मोड वगैरह आप पढ़ते हो। सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन दोनों, डिस्पर्शन के अंदर वो स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह नहीं पढ़ते, क्वार्टाइल डेविएशन, तो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑडिटिंग भी पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत कुछ है आपके सिलेबस में, काफी सिलेबस जो है ना, काफी वास्ट है। जब आप इसे पढ़ने बैठोगे तो आपको पता लगेगा। और साथ ही साथ अलग से भी जो इन्होंने चीजें लिखी हैं सिलेबस के अंदर, वो मुझे नहीं पता क्यों लिख दी इन्होंने। और ये बेसिकली कुछ चीजों को क्लैरिफाई कर रही हैं शायद, कि अकाउंटेंसी में आप ये भी पढ़ना, इंडियन बुक कीपिंग सिस्टम को पढ़ना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को पढ़ना, ऑर्डिनरी अकाउंट रिलेटेड टू प्रोमिसरी नोट, चेक, बिल, हुंडी, प्रोमिसरी नोट, ऐसा कुछ लिख दिया। बिजनेस ऑफिस में भी आप, बिजनेस ऑफिस से जुड़ी हुई आप चीजें पढ़ना। और ऐसी ऐसी कुछ चीजें लिखी हुई है जो मेरे को लग रहा है थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को लेकर यहाँ पे चीजों को इंक्लूड किया गया है। शायद कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को लेकर सवाल आए कि बिजनेस ऑफिस में काम कैसे होता है। शायद ऐसे कुछ सवाल आपको देखने को मिले आपके पेपर के अंदर। एंड यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी भी है जिसकी कोई सेंस नहीं बनती, जैसे आप देखें मनी एंड बैंकिंग लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, बैंक नेटिव बैंकिट। ये बैंकिट क्या चीज है, नेटिव बैंकिट करके इन्होंने कुछ छोड़ दिया है। ये कुछ अभी तो समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी कि क्या चीजों को ये क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चीजें जोड़ना चाह रहे हैं। तो जो सेकंड वाला पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा इन्होंने वेग रखा हुआ है। इसमें थोड़े से ऐसे टॉपिक्स डाले हुए हैं जो एक बार देखकर नहीं पता चल रहा क्या है क्या नहीं है। प्राइमरी फोकस तो फिलहाल आपका ऊपर वाले पार्ट पे ही होना चाहिए, क्योंकि यही आपका मेन सिलेबस है, यही आपकी मेन चीजें कवर करता है जो यूजुअली इस लेवल के एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, टीजीटी लेवल पे पूछी जाती है, पीजीटी लेवल पे पूछी जाती है। और साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि आपकी जो पढ़ाई है वो आपको ऑब्जेक्टिव के ओरिएंटेशन से तो करनी ही करनी है, बट सब्जेक्टिव का ओरिएंटेशन भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। वो चीजें भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि अभी आपको जो फाइनल सिलेक्शन मिलेगा वो मेंस एग्जामिनेशन के बाद ही मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, ये नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करी। बाकी आपको क्या लगता है इस एग्जामिनेशन के बारे में, क्या लगता है इस पैटर्न को लेकर? और अगर आप चाहते हैं कि एवर स्टडी क्लासेस को लेकर कुछ कोर्सेज प्लान करें तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट करके बताइए, सो दैट वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली। आज इस सेशन को यहाँ पे हम एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।